हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं और आपको वो डिमांड हमारी पूरी करनी होगी। क्या? हमने कहा अगर आपने कोर्स ले लिया है तो कोर्स में आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में 5 मॉडल पेपर आपको अलग से पीजी पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, वहाँ पर ई नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा, है ना। जाइए, उनको क्वेश्चंस को देखना नहीं है आपको। हाँ, बस मॉडल पेपर के क्वेश्चन देख ले, अच्छा ये है ये है ये है, देखना नहीं है। आप उठाइए पेन और कॉपी, जब भी आपको अपने इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने से मिल जाए फुर्सत, 2 घंटे का लगाइए अपने मोबाइल में टाइमर। चाहे देख के लिखो, इजी नोट से या कोर्स से या किसी चीज़ से, आंसर को कहीं से ढूंढ के देख के लिखो। चाहे आप अब इतना पढ़ चुके हो तो चाहे एक ट्राई मारो, अपने आप से लिख करके देखो। इनको आप सॉल्व करो, लिख के देखो। नहीं मैम, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो कॉलेज जाते हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो हमारा तो एसएससी पेपर लगा है, हमारा यूपी पीसीएस का पेपर लगा है। हमने कहा जो भी कुछ लगा है, आई डोंट केयर। आपका एग्जाम है, 2 घंटे आप समय दीजिए, एटलीस्ट एक मॉडल पेपर सॉल्व करिए एट एनी हाउ। और अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये मान के चलिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और सॉल्व किया हुआ मॉडल पेपर आप हमको भेज दीजिए। मैम कहाँ भेजें? हमने कहा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमें वहाँ भेजिए अपनी कॉपीज़। बहुत बच्चों ने भेजी हैं तो मैंने उनको उनकी कमियां बता दी हैं कि ये दिक्कत है, आप इसको सुधारिए, है ना। तो उससे होगा क्या कि भाई जो चीज़ें अभी सुधर जाएंगी, आप अपने एग्जाम टाइम पे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो उससे नंबर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अभी आप नंबर बढ़ा लोगे तो ठीक है, क्योंकि आगे जब मेरिट वगैरह बनती है तो फिर आगे काम आएगा। हालांकि ये हो गई एक छोटी सी बात। नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, जो आज आपको हम पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 10 आपका, संस्थागत शासन, चयन प्रक्रिया। अच्छा, आप देखते होगे कि बच्चों का चयन करना हो या शिक्षकों का, है ना, प्रोसीजर तो होता है ना कि पहले टीचर का 3 डेज इंटरव्यू होता है ना, वहाँ डेमो क्लासेस चलती हैं उसकी, फिर फाइनल जो भी सब चीज़ें होती हैं उसको बॉन्ड साइन कराया जाता है, आप इतने दिन तक स्कूल नहीं छोड़ सकते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड ऑल। तो वो पढ़ना है आपको। स्टाफ का मूल्यांकन, कि स्टाफ में ऐसा तो नहीं है कोई कि पढ़ा रहा हो तो वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, है ना, या उसके काम में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो समझना। स्टाफ की भर्ती, स्टाफ का मतलब होता है क्या भैया, आपके टीचर्स, उन्हीं को बोलते हैं ना स्टाफ रूम, स्टाफ, है ना, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इज कॉल्ड स्टाफ। तो इनका व्यवसायिक विकास भी तो होना चाहिए ना, कि भैया अगर हम उनसे पढ़वा रहे हैं तो उनको कुछ तो उसका वेतन दिया जाए। विद्यालय में बैठक की व्यवस्था, इन सब से टॉपिक से बनने वाले जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट, इस चैप्टर के इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में इंक्लूड हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैं सिर्फ लॉन्ग पढ़ रहा हूँ, इसी में आपके शॉर्ट भी इंक्लूड है, तो इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे हमारे साथ में, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि पढ़ाने से पहले या पढ़ने से पहले आप फटाफट से जाओ और इस लिंक को उठा करके अपने कॉलेज ग्रुप से लेकर के अपने साथी, सहपाठी, सगे संबंधी जो भी हैं उनको साझा कर दो, उन तक शेयर कर दो। जब क्लास एंड हो जाए तब मैम क्या काम होता है? हमने कहा तब आपको सेशन को कमेंट का सेक्शन में कमेंट करना होता है, क्लास कैसी लगी एंड ऑल। और अभी फिलहाल आपको सेशन को लाइक और शेयर करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन कि संस्थागत शासन में आपका क्या तात्पर्य है और संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। अब देखो 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला कि संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनना होगा तो आपसे केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्थागत शासन से आपका क्या तात्पर्य है ना। और एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछा गया है, क्या कि संस्थागत प्रशासन में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख करो। तो अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इन दोनों में से ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग में पूछा जाता है तो 2 क्वेश्चन को संकलित कर दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि संस्थागत शासन का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस। जो आपकी संस्था होती है, इंस्टीट्यूट होता है जहां पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं एज अ टीचर, तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिनको टीचर को फॉलो करने होते हैं, स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। संस्थागत शासन से अभिप्राय किसी संस्था या संस्थान के प्रशासक के सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित रूप से नियुक्त प्रशासक या सदस्यों से है। ये संस्थान चाहे आपके शैक्षिक हों या अन्य कोई, उसकी प्रगति एवं विकास, उसके लिए एक नियमित रूप से प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है। विद्यालय में ये भूमिका, समझिएगा, विद्यालय में ये भूमिका
प्रधानाचार्य को निभानी होती है। संस्थागत प्रशासन तथा विद्यालय के विकास के लिए प्रधानाचार्य के एक प्रशासक रूप में कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे वही बात आ गई कि प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है संस्थागत प्रशासन के अंतर्गत, है ना। एक प्रिंसिपल के क्या रोल होते हैं, आइए समझते हैं। पहली बात तो जो प्रिंसिपल होता है वो विद्यालय की प्रगति एवं विकास के लिए प्रधानाचार्य नवीन नीतियों का निर्धारण करता है तथा पूर्व में लागू नीतियों को ठीक से क्रियान्वयन करता है। यानी कि जो उनकी पहले की पॉलिसीज थी वो तो चलो ठीक है, लेकिन नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ये किसका काम होता है, ये आपका प्रधानाचार्य का काम होता है। शिक्षकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार कार्य का वितरण। ऐसा नहीं है कि वो पता चले मासा साइंस के मास्टर हैं, आप उनको जो है आर्ट का विषय पकड़ा दो, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो जिस चीज़ में कह सकते हैं ना कुशल है, उसको वो काम देना किसके हाथ में होता है, प्रधानाचार्य के। शिक्षकों को विद्यालय की विभिन्न उपसमितियों के सदस्य के रूप में उनके दायित्वों को समझाना, साथ में विद्यालय के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का निर्धारण, जैसे कार्यशाला हो गया, है ना, जिसको आप वर्कशॉप कहते हो, सेमिनार्स हो गए, है ना, और संगोष्ठियाँ हो गई, मीटिंग समय समय पर आयोजन करना, ठीक है। छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक विकास के लिए उनके क्षेत्र भ्रमण के लिए योजना बनाना एवं कार्य के रूप में उसको लागू करना। फील्ड ट्रिप का प्लान करना, ये किसके अंतर्गत है, आपका किसके अंतर्गत है, तो बताइए भाई, प्रधानाचार्य के। छात्रों के समग्र विकास के लिए विभिन्न नवीन शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना, ये भी आपका सब किसका है, प्रधानाचार्य के ही विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि एक संस्थागत प्रशासन के रूप में प्रधानाचार्य के क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं, क्या उसके काम होते हैं, ये समझो। अब आप ये समझो कि आप टीचर बनोगे तो आपका प्रमोशन होगा, आप प्रधानाचार्य की जब उसमें आओगे तो आपको कौन से काम करने होंगे, ये भी। छात्रों की संख्या संस्थान में अधिक होने पर नवीन विद्यालय भवन के लिए उच्च अधिकारियों या प्रबंधन के पास प्रार्थना पत्र देखना। पता चले आपने पहले जब स्कूल बनवाया था तो एक क्लास में 30 बच्चे के हिसाब से बनवाया था, स्कूल बहुत अच्छा चल गया, सब बच्चे आप ही के स्कूल में एडमिशन कराने लगे, तो अब पता चले एक क्लास में 45 है, किसी में 60 है, किसी में 65 बच्चे, इस तरीके से छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो अब या तो आप उसी स्कूल में रूम्स वगैरह और बनवाइए, या तो आप नई बिल्डिंग का निर्माण करवाइए, है ना। तो इसके लिए पूरा अपना प्रार्थना पत्र देना और जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करना। साथ में छात्रों की समस्या के समाधान के लिए अभिभावक शिक्षक बैठकों का समय समय पर आयोजन करना। पता चले बच्चा वर्क नहीं करके ले जा रहा, टीचर ने मार दिया, फिर पेरेंट्स आया प्रिंसिपल के पास, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो आप देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी मीटिंग प्रिंसिपल के साथ होती है। फिर संस्थान के विकास में समुदाय के योगदान को प्राप्त करने के लिए समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा उसके लिए नवीन नीतियों का निर्धारण करना, और विद्यालय में शिक्षक, छात्र एवं अन्य कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गए आपके संस्थागत प्रशासन के अंतर्गत प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है और संस्थागत प्रशासन क्या होता है उसकी बात है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कार्मिकों यानी कि स्टाफ की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए, मैथ्स वाले टीचर ने स्कूल छोड़ दिया, अब आप मैथ्स वाले टीचर की नियुक्ति कैसे करेंगे, तो उसका भी प्रोसीजर होता है ना, वो समझो। तो स्टाफ की भर्ती का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज की जाती है, जो उन्हें संस्था में नियुक्त प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भर्ती का अभिप्राय, देखो भर्ती का अभिप्राय क्या है भर्ती का अभिप्राय संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को भरने के लिए लोगों को सूचना उपलब्ध कराना है। इस प्रक्रिया में ये प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग आवेदन पत्र भेजें ताकि चयन करने में आसानी रहे। भर्ती के अंतर्गत अधिकाधिक लोगों को आकर्षित किए जाने के प्रयास के कारण ही इसे सकारात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। जो आपके फिलिपियो थे, इन्होंने कहा कि भर्ती का अर्थ होता है भावी कर्मचारी को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। वहीं भर्ती व चयन प्रक्रिया के सोपान भी होते हैं। पहला सोपान होता है क्या, कि भर्ती प्रक्रिया का प्रारंभ कर्मचारियों की मांग के निर्धारण से होता है, जिसके बारे में प्रधानाचार्य प्रबंधक को
सूचित कर देता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में किसी टीचर की कमी है तो जो प्रधानाचार्य होता है यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होता है वो मैनेजर को बता देगा कि हाँ सर अभी इस समय स्कूल में 3 जो है हिंदी के टीचर और 2 मैथ्स के टीचर की कमी है। ठीक, अब ये बात जब मैनेजर तक पहुंच जाती है फिर भर्ती के स्रोतों की पहचान अर्थात भिन्न भिन्न पदों के लिए अलग अलग अहर्तधारी शिक्षकों को कहाँ से बुलाया जाए इसकी व्याख्या करना। फिर ये क्या होता है कि वो अपना एक एडवर्टाइज निकालते हैं क्या कि हमारे यहाँ फलाने फलाने सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है, अगर आप इच्छुक हैं और आपने अपने ग्रेजुएशन में ये कर रखा है, आपने बीएड कर रखा है, आपने फलाना कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं नीचे, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग आवेदन करेंगे तो आसानी के साथ में एक अच्छे टीचर की भर्ती हो जाएगी। इच्छुक लोगों को आवेदन करने हेतु आमंत्रित करना है जिसमें क्या विवरण अवश्य हो कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है, साथ में कार्य की प्रकृति कैसी है, अपेक्षित योग्यताएं क्या हैं, अनुभव साथ में मतलब उनका एक्सपीरियंस, और वेतन का भी विवरण, और नौकरी की शर्तें कि आप 2 बजे पहले स्कूल से नहीं जाएंगे, बार बार छुट्टी नहीं ले सकते हैं, है ना। और आवेदन प्राप्ति यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में योग्य आवेदकों की फिर सूची तैयार की जाती है यानी कि पूरी लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें सभी आवेदकों के प्रपत्रों की जांच करके वांछित जो होते हैं ना योग्यताधारी आवेदकों की सूची बनाना और उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करना होता है। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जिसमें प्राचार्य भी सहभागिता रहती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से ज्ञात रहता है कि विद्यालय में कुशल शिक्षण व्यवस्था का संचालन किस प्रकार के योग्यताधारी शिक्षक अधिक उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इसके बाद भी यदि प्रधानाचार्य चाहे तो चयनित अभ्यर्थियों से प्रदर्शन कक्षाएं यानी कि डेमो क्लासेस लगवा कर भी उनकी शिक्षण दक्षता का सही आकलन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाफ यानी कि मूल्यांकन को समझाते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। अगर मैं स्टाफ का मूल्यांकन की बात करूं, स्टाफ अप्रेजल की बात करूं तो किसी भी शैक्षिक संस्था के अच्छे संचालन हेतु प्रधानाचार्य का ये दायित्व होता है कि वो अपने स्टाफ अर्थात शिक्षकों द्वारा छात्रों के शिक्षण हेतु किए गए प्रयासों को सही दिशा प्रदान करे। स्टाफ मूल्यांकन न सिर्फ शिक्षकों के शिक्षण का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है वरन उनकी व्यावसायिक योग्यता और व्यक्तिगत गुण व शिक्षण के निश्चित व संभावित लक्ष्यों की प्राप्ति का भी निर्देशांक होता है। एक अच्छे ढंग से नियोजित किया गया स्टाफ मूल्यांकन शिक्षकों के शिक्षण कार्य में निहित शक्तियों व कमजोरियों की पहचान करने में सहायक होता है। तो स्टाफ यानी कि जो कर्मचारी होते हैं मूल्यांकन कार्य प्रधानाचार्य के लिए न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उसकी सफलता का एक हिस्सा है। और इसके मूल 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या होता है कि क्या स्टाफ के मूल्यांकन से छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने हेतु जरूरी जानकारी मिल पा रही है। दूसरा, क्या छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि स्टाफ के मूल्यांकन में छात्रों को शामिल किया जाए ताकि शिक्षक भी ये समझ सके कि छात्रों ने इस मूल्यांकन द्वारा क्या लाभ प्राप्त किया है और उनके सीखने के लिए आवश्यक अगले कदमों की पहचान कैसे हो सकती है। ठीक, अब स्टाफ मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए समझते हैं कि क्या विशेषताएं होती है। पहला, कि इसके द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्था में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति तथा व्यवस्था कर पाना संभव होता है। ये कर्मचारियों शिक्षकों से संबंधित सभी बातों के लिए उत्तरदायित्व होता है, जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण यानी कि जिसे आप ट्रांसफर कहते हो, है ना, किसी को कार्य सौंपना, वेतन, मजदूरी, प्रशासन, सेवानिवृत्ति एवं अनुशासन आदि। ये मानवीय शक्ति का पूर्ण उपयोग तथा उनके सदुपयोग करने से संबंधित होता है। जो आपका स्टाफ मूल्यांकन हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्था का उत्तम संचालन करना व छात्रों को अधिक से अधिक लाभ करवाना है। ये कर्मचारियों शिक्षकों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है और ये श्रम कल्याण पर विशेष ध्यान देता है जिससे प्रभावित होकर शिक्षक पूर्ण क्षमता से अपना कार्य करते हैं। इसके द्वारा शिक्षकों को उनकी योग्यता व रुचि के अनुसार कार्य का वितरण किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्तिगत हितों की ओर ध्यान न देकर सामूहिक हित की ओर ध्यान दिया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय की मानव शक्ति का समुचित उपयोग करने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टाफ यानी कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को विस्तार पूर्वक समझाइए। देखिए, स्टाफ व्यावसायिक विकास की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत सारी संस्थाओं के नाम सुना होगा ना कि पीएनपी है, एनसीटी है, ये है वो बहुत सारी। अब तो खैर एक ही आयोग बनाने का निर्माण हो
लिए बात हो गई है कि वहाँ से ही सारी प्रक्रियाएं होंगी। हालांकि वो तो एक अलग का फैक्टर हो गया, लेकिन फिलहाल जो है वो पढ़िए आप। व्यावसायिक विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये व्यावसायिक दक्षता का विकास करने में मुख्य तत्व है। शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीटी व्यावसायिक और सहृदय शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों के व्यावसायिक महत्व का विकास करने पर जोर देती है। वहीं पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है यानी कि DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और जो आपका SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है, इन्होंने भी सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालय के शिक्षकों के लिए विकास क्षेत्र और समूह संसाधन केंद्र के माध्यम से व्यावसायिक विकास प्रदान करने के लिए कई स्थल उपलब्ध कराए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन IASC जिसको आप कहते हैं, CT मतलब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, द स्टेट ऑफ कैंसल एजुकेशन रिसर्च जिसे आप SCRT कहते हैं, या फिर आपका डाइट्स से जो कहते हैं भैया डाइट वाला कॉलेज मिल गया उनको, वहाँ DLED कर रहे हैं, तो डाइट्स मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और कुछ गैर सरकारी संगठन शिक्षकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे आप लोग प्राइवेट से कर रहे हो तो उनको गैर सरकारी इंस्टीट्यूट कह दिया गया ना। तो कहने अतः एक विद्यालय का प्रमुख होने के नाते प्रधानाचार्य की भूमिका में शिक्षकों को अपने कार्य में सुधार लाने के लिए सक्षम करना भी अव्यक्त रूप से शामिल होता है। ये काम सरल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी बाधाएं यानी बजट सहित आती हैं जो प्रधानाचार्य के नियंत्रण में नहीं होती हैं। फिर भी प्रधानाचार्य को विद्यालय आधारित रणनीतियों के माध्यम से शिक्षकों की शिक्षण क्षमता को अधिकतम करने के अवसर देना चाहिए। NCF 2005 के शैक्षणिक स्वप्न को हमारी कक्षाओं में शिक्षक साकार कर सके, इसके लिए भी शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करने का कार्य विद्यालय प्रमुख प्रधानाचार्य के कंधों पर ही है। नेशन प्रोग्राम डिज़ाइन एंड करिकुलम फ्रेमवर्क 2014 का भी मुख्य क्षेत्र विद्यालय प्रमुख की क्षमताओं का विकास करके उन्हें पढ़ाने, सीखने और इन सब की प्रक्रिया को बच्चों पर केंद्रित रचनात्मक संलग्नता के रूप में रूपांतरित करने पर केंद्रित है। इस तरह से अपने विद्यालय में हर शिक्षक के सतत व्यावसायिक विकास को नियोजित करने, उनकी निगरानी करने और उनको सक्षम बनाने में विद्यालय प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे आपने देखा भी होगा ना, बहुत बार कहते हैं भैया टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है तो उनको नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसी चीज़ को क्रिस्टोफर डे 1999 में भी अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है, क्या कहा है कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को एक जीवन पर्यंत की गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए जो उनके निजी और साथ ही व्यावसायिक जीवन पर और कार्यस्थल की नीति और सामाजिक संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बात प्रधानाचार्य के ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ठीक जैसे छात्र हमेशा सीखते रहेंगे, शिक्षक भी हमेशा वैसे ही सीखते रहेंगे। जरूरी नहीं कि जब पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो सिर्फ बच्चा ही सीखेगा, कभी कभी बच्चे भी हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखा देते हैं ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विद्यालय में बैठक यानी मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, इसका वर्णन करो। या विद्यालय में जो मीटिंग होती है इसकी व्यवस्था में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है। आपने देखा होगा बहुत बार स्कूल में मीटिंग वगैरह होती है ना, तो इसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। वो कौन मैनेज करता है? तो भैया ये मीटिंग एंड ऑल प्रधानाचार्य। देखो, एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रधानाचार्य के लिए ये आवश्यक है कि वह समय समय पर शिक्षण व्यवस्था के संचालन हेतु शिक्षक, छात्रों, अभिभावकों की मीटिंग बुलाए। आपने देखो कि PTM मीटिंग होती है, केवल टीचरों की मीटिंग भी होती है ना, जिसमें सभी की क्षमताओं का पूर्ण सहयोग मिले व शिक्षकों के संदर्भ में भी उनके व्यावसायिक शिक्षक व शिक्षेतर विकास को बढ़ावा मिले व विद्यालय विकास में उनका भी प्रतिभागित्व सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रधानाचार्य को स्टाफ मीटिंग का आयोजन निम्न संदर्भों हेतु करना चाहिए। किस किस के लिए करना चाहिए? पहली बात तो पाठ्यक्रम में पुनः दीक्षित करना, प्रदर्शन पाठ आयोजित कराना, स्टडी सर्कल चलाना, वर्कशॉप का आयोजन करना, विषय गोष्ठियों का आयोजन करना, सेमिनार आयोजित करना, शैक्षिक उपलब्धि हेतु पत्र पत्रिकाओं व ग्रंथों की व्यवस्था करना, विस्तार भाषणों का आयोजन करना, फिल्म प्रदर्शन, केंद्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था, स्थानीय अनुसंधान संस्थाओं के साथ निकट संबंध द्वारा आवश्यक परामर्श प्राप्त करना, व्यक्तिगत समस्याओं पर व्यक्तिगत विचार और स्थानीय उच्च शिक्षण केंद्रों का भ्रमण, ग्रीष्मकालीन उन्नयन पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों को भेजना, नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं हम कि शिक्षण संस्थान के विकास एवं प्रगति बहुत से कारक अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाचार्य केवल संस्थान का
प्रमुख ही नहीं अभी तो विद्यालय का नेतृत्व भी करता भी होता है। क्या समझे बात को कि प्रधानाचार्य केवल संस्थान का प्रमुख ही नहीं होता है बल्कि विद्यालय का नेतृत्व करता यानी कि स्कूल का लीडर भी होता है। अन्य शिक्षक, कर्मचारी, छात्र एवं समुदाय के मध्य वह एक कड़ी का कार्य करता है यानी कि एक चेन के रूप में है, सब उसमें बने हुए हैं जिससे निर्धारित उद्देश्यों को एवं लक्ष्यों को प्राप्त हम कर सकें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बनने वाले थे आपके चैप्टर नंबर 10 से, लॉन्ग एंड शॉर्ट उसी में इंक्लूड है। ठीक है, अब बचे आपके 3 चैप्टर 11, 12 और 13। देखिए 11, 12 तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 13 को कंप्लीट करवाने में टाइम लगेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना, फटाफट से सब आपको करवा देंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। अगर मॉडल पेपर नहीं लगाएं तो भैया बताओ तो हाथ जोड़ लें, मॉडल पेपर लगा के आराम से चुप पे बैठो। उसके अंदर PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अपने जो भी प्रश्न है या मॉडल पेपर लेने के बाद कोई दिक्कत आ रही है या ले नहीं पा रहे हैं तो इन सब के रिगार्डिंग आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।